कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। हिंदी में आज व्याकरण। व्याकरण में समास। समास किसे कहते हैं, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आपको जो समास दिए गए हैं उसमें बस प्रकार ही पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैंने आज समास का विस्तृत अध्ययन किया है। आगे जाकर आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ये काम में आ सकता है। समास। समास किसे कहते हैं? अनेक शब्द जब मिलकर एक पद बन जाते हैं तो समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पद अपने प्रत्ययों या विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं तब उस संयोग को समास कहते हैं। जो प्रत्यय है वो छोड़कर जो पद बनता है उसे संयोग से समास कहा जाता है। या दो या अधिक शब्द मिलकर एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास की उपयोगिता। भाषा में समास की उपयोगिता कई दृष्टियों से है कि समास का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि शब्द में या वाक्य में गांभीर्य, सुंदरता आने के लिए समास का उपयोग किया जाता है। क, समास से भाषा में संक्षिप्तता आती है। सुंदरता, संक्षिप्तता आने के लिए समास का उपयोग किया जाता है। ख, समास के प्रयोग से भाषा में अर्थबोध उत्पन्न होता है। अर्थपूर्ण वाक्य हमें समास के कारण दिखाई देते हैं। समास से उच्चारण प्रक्रिया में सहजता का बोध होता है। जो भाषा शैली है उसमें भी हमें सुंदर रचना इस समास के माध्यम से दिखाई देती है। भाषा समास के प्रयोग से चुस्त होती है। भाषा के सौंदर्य में वृद्धि यानी वाढ़ समास के प्रयोग से संभव है। अगर भाषा में सौंदर्य लाना है, सुंदरता लानी है, तब समास के द्वारा ही संभव हो सकता है। ये समास की उपयोगिता विद्यार्थी मित्रों हो, इस समास के उपयोग के कारण ही आज हम भाषा में सुंदरता, चुस्तपना या सहजता, गांभीर्य जो है वो समास के माध्यम से ही देख सकते हैं। समास के भेद हैं। पदों की प्रधानता को आधार मानकर समास को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है, तथापि 6 भेद स्वीकार किए जाते हैं। इसे 4 भागों में हमने विभाजित किया है और अन्य 6 भेद भी हमें देखने को मिलते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। हम विस्तृत से आगे अध्ययन करेंगे एक एक समास का, लेकिन संक्षिप्त में आपको ध्यान में रखना है कि पहला पद अव्ययी भाव समास में प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इस तरह से हम इन 4 भागों में जो समास का विभाजन किया है उसके बारे में जान सकते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान हो तथा वह शब्द अव्यय हो और सामासिक शब्द का क्रिया विशेषण के समान उपयोग हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ध्यान में रखना है कि जिस समास में हम देखते हैं कि पहला पद प्रधान हो और सामासिक शब्द जो है वो क्रिया विशेषण के रूप में उसका उपयोग हुआ हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी संज्ञा की द्विरुक्ति होने पर भी अव्ययी भाव समास बनता है। बार बार उपयोग होने पर भी अव्ययी भाव समास हमें दिखाई देता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है और प्रधानता प्रथम पद की होती है। ज़्यादातर जोर हमें प्रधानता जो है वह प्रथम पद पर जोर दिया हुआ दिखाई देता है। विद्यार्थी मित्रों, ध्यान में रखना है कि अव्ययी भाव समास में पहले पद पर प्रधानता दी गई है। दूसरे शब्दों में अव्ययी भाव का पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद
के मिल जाने के बाद भी समस्त पद अव्ययी रहता है। उत्तर पद मिलने के बाद भी समस्त जो पीछे वाला पद है वह अव्ययी रहता है यथा समय। हमें उदाहरण दिया गया है समय के अनुसार। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम प्रति वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष, प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी हर दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा संभव, यथा शक्ति संभव। ऐसे इस पद में दूसरे शब्द में जो हम देखते हैं कि जो पूर्व पद हैं यथा और उत्तर पद कौन सा है समय, ये दोनों पद मिल जाने पर क्या होता है समस्त पद अव्ययी रहता है, इसीलिए उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत निम्नलिखित कोटि के पद आते हैं। पहला है अव्यय शब्दों के योग से बनने वाले शब्द। अव्यय शब्दों के योग से बनने वाले शब्द है आचरण, व्यर्थ, आजीवन, प्रतिदिन, यथासंभव आदि। यानी अव्यय के अनुसार ये शब्द तैयार होते हैं। शब्दों की पुनरावृत्ति से भी अव्ययी भाव समास बनता है। दूसरा हम देखते हैं जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति बनती है वन वन, घर घर, मंदिर मंदिर, ये शब्दों की पुनरावृत्ति से भी अव्ययी भाव समास जो है वह तैयार होता है। और पुनरावृत्ति शब्दों के बीच में कभी कभी ही आ ओ भी प्रयुक्त होते हैं, एकाएक, यानी एका आ शब्द जो है वो छुपा हुआ है प्रत्यय है, अथवा, मन ही मन, ये शब्द बनने से भी अव्ययी भाव समास तैयार होता है। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी में संस्कृतेतर निम्न प्रकार के अव्ययी भाव समास व्यवहार में आ रहे हैं। हम देखते हैं कि संस्कृत का ज़्यादातर पर अध्ययन होने लगा है, इसीलिए ऐसे शब्द ज़्यादातर समास में अव्ययी भाव समास में आए हुए दिखाई देते हैं। हिंदी में जो है भरपूर, भरपेट, निडर, निधड़क, अनजाने, अनबुझे, ये अव्ययी भाव समास है। उर्दू में हर रोज़, बेशक, नाटक, बेबुनियाद, बेगुनाह, मिश्रित, हर घड़ी, हर क्षण, हर वर्ष, बेकाम, बेखटके आदि हम देख सकते हैं। जो ये तीनों इस भाषा के जो शब्द हैं वो मिश्रित होकर अव्ययी भाव समास में आए हुए दिखाई देते हैं। अव्ययी भाव समास के हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं प्रत्यंग यानी प्रति अंग, प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे प्रत्यक्ष, निधड़क, बिन धड़के, सादर, आदर के साथ, बेफायदा ना बिना फायदा के, बेलाग, लाग यानी स्वाभिमान, बिना लाग के, बिना स्वाभिमान के, ऐसे अव्ययी भाव समास यानी क्रिया विशेषण। विद्यार्थी मित्रों ध्यान में रखना है कि जिस समास का पहला पद क्रिया विशेषण हो और क्रिया के माध्यम से वह शब्द तैयार होता है, यानी उसमें प्रधानता किसकी ओर है, प्रथम पद की ओर दिखाई देती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में द्वितीय या अंतिम पद की प्रधानता को स्वीकारा जाता है उनमें तत्पुरुष समास होता है। पहले भी हमने देखा कि दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। जैसे राजभवन, इसमें द्वितीय अंतिम पद यानी राजा का भवन, भवन पर हमें जोड़ दिया गया है। उत्तर पद कौन सा है, भवन, पूर्व पद राज है, उत्तर पद भवन होने के कारण उसमें दूसरे पद पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के भेद है वेदीकरण, तत्पुरुष, यह वास्तव में तत्पुरुष समास होता है। वेदीकरण को दूसरा शब्द है तत्पुरुष, और समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण को कर्मधारय समास कहते हैं। हम ज़्यादातर कर्मधारय समास ही कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, समस्त पदों में जिस कारक या विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उसी के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद कारक की स्थिति में होता है। हमें कारक की स्थिति में प्रथम पद दिखाई देता है, जिस तरह से हम आगे देखेंगे। तत्पुरुष
समास के जो भेद है वह तत्पुरुष समास में जो है वह किस तरह से भेद हमें दिखा देता है। उसमें निम्नलिखित भेद है। पहला है कर्म तत्पुरुष। प्रथम पद कर्मधारय की स्थिति में होता है, यानी क्रिया की स्थिति में कर्म के आधार पर, तथा कर्म की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जो लोप होने के कारण एक कर्म तत्पुरुष गगन चूमी, गगन को चूमने वाला, को शब्द का लोप हो गया है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। कर्म क्या क्रिया है? कर्म है चोर, चोरी करना। मनोहर, मन को हरने वाला। इस तरह से अव्ययभाव समास में हमने पहले पद को देखा था, या तत्पुरुष समास में दूसरे पद पर, यानी चोर, चुमना, हर, ये दूसरे पद में आता है कर्म। इसीलिए कर्म तत्पुरुष समास में भी हमें दूसरे पद की ओर ही ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरे करण तत्पुरुष। प्रथम पद करण कारक की स्थिति में होता है और करण की विभक्ति चिन्ह से द्वारा के साथ लोप हो जाता है। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त, करण विभक्ति है वो लोप हो गई है। विश्वबंध, विश्व द्वारा बंध। तपपुत, तप द्वारा पुत। रंग भरी, रंग से भरी। नीतियुक्त, नीति से युक्त। बुद्धिजीवी, बुद्धि से जीने वाला। दूसरे पद की ओर ज़्यादा ध्यान देना है विद्यार्थी मित्रों को। संप्रदान तत्पुरुष। प्रथम पद संप्रदान कारक में रहता है, प्रथम पद, तथा संप्रदान की विभक्ति को के लिए निमित्त हेतु आदि का लोप हो जाता है। इसमें प्रथम पद संप्रदान कारक में रहता है। स्वाधीनता संग्राम, यानी स्वाधीनता के लिए संग्राम। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। मातृभक्ति, माता के लिए भक्ति। राष्ट्रपति, राष्ट्र के लिए पति। इस तरह से संप्रदान में प्रथम पद संप्रदान कारक में रहने के कारण जो विभक्ति है वो लोप हो जाने के कारण के लिए, के लिए, के लिए, ये जो शब्द है, विभक्ति है, ये क्या हो गई है? लुप्त हो गई है। और दोनों शब्द मिल जाने के कारण संप्रदान तत्पुरुष समास बनता है। अपादान तत्पुरुष। इसमें भी प्रथम पद अपादान कारक में होता है तथा अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से का लोप हो जाता है। संप्रदान में प्रथम पद और अपादान में भी प्रथम पद जो है वह कारक में होता है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। जन्मजात, जन्म से जात। मरणोत्तर, मरण से उत्तर। इस तरह से पहले पद में कारक होने के कारण उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। संबंध तत्पुरुष समास। इसका पूर्व पद संबंध कारक में होता है तथा संबंध की विभक्ति चिन्ह का के, की का लोप होता है। जैसे चरित्र, चित्र, चरित्र का चित्रण। उमा भवन, उमा का भवन। कृष्ण निवास, कृष्ण का निवास। कंचन कुटी, कंचन की कुटी। कनक सदन, कनक का सदन। इस तरह से हम संबंध, एक दूसरे के साथ जो संबंध है उसमें कारक होने के कारण प्रथम पद की ओर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद अधिकरण कारक में होता है तथा अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में या पर आदि का बोध होता है। आप बीती, आप पर बीती। नगर वास, नगर में वास। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। संप्रदान, अपादान आणि अधिकरण, ऐसे तीनों ही तत्पुरुष समास में हमें पहले पद में कारक होने के कारण इस पर जोर दिया गया है। तत्पुरुष समास के अन्य भेद है। पहला है अलुक समास। तत्पुरुष समास के जिस समास में पहले पद के विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता है उसे अलुक समास कहते हैं, यानी लुप्त नहीं होता है, लोप नहीं होता है। मनसीज, इसमें मन उदाहरण दिया गया है। युधिष्ठिर, वाचस्पति आदि ये सभी तत्सम शब्द हैं। इसमें संस्कृति की विभक्ति विद्यमान है
दूसरे शब्दों में विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। जिस तरह से वाच, वाचस्पति का हम देखते हैं वाच यानी वाक, बोलना, वाक के पति, बोलने वाला पति। मनसी, मन में ज यानी उत्पन्न होने वाला, मनसीज यानी मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो सादर करने वाला, मनसीज। नत्र समास, इसे निषेधात्मक भी कहते हैं हम, नेगेटिव। इस समास में शब्दों के पहले निषेधात्मक अथवा अभावात्मक उपसर्ग अन, अ का प्रयोग किया जाता है। अनाचार, अन प्लस आचार, अनंत, अन प्लस अंत, अनंत। अनिष्ट, इष्ट नहीं वो, अनिष्ट नकारात्मक है इसके लिए, नत्र यानी नकारात्मक। अन्याय, न न्याय, न्याय नहीं है उसमें। धर्म, न धर्म, धर्म नहीं है वो, अधर्म। उपपद समास, इस समास का उत्तर पद ऐसा कृदंत होता है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। कृतज्ञ, कृत किए हुए का ज्ञ, न्याय, किए हुए उपकार को जानने वाला, कृतज्ञ। घोड़ेसवार, घोड़े पर सवार होने वाला। ऐसे समास हमें तत्पुरुष समास के अन्य भेदों में देखने को मिलते हैं। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद हमें प्रधान दिखाई देते हैं द्वंद्व समास में। और समस्त पद में दोनों पद या संज्ञा या उसका समूह होता है। समस्त पद का विग्रह करने पर बीच में समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या लगाना पड़ता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्यस्थित योजक लुप्त हो जाता है। विद्यार्थी मित्रों, ध्यान में रखना है, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं। द्वंद्व समास के सामान्यतः निम्नलिखित भेद हमें देखने को मिलते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व में समस्त पदों के बीच और समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता रहता है। जैसे माता पिता, माता और पिता और का लोप हो गए। सीताराम, सीता और राम। देवर भाभी, देवर और भाभी। इसमें और जो है समुच्चय बोधक अव्यय है, इसका लोप हो गया है, यानी दोनों पदों को मुख्यतः प्रधानता दी गई है। समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में समस्त पद अपने अर्थ के अलावा उसी तरह का और अर्थ भी सूचित हो, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। यानी पूरा समाया हुआ, ध्यान में रखना विद्यार्थियों, पूरा अर्थ उसमें समाया हुआ है। जैसे दाल और रोटी, दाल और रोटी के अतिरिक्त तो और भी उसी कोटि की खाद्य सामग्री है, इसीलिए दाल रोटी वगैरह वगैरह भी लिख सकते हैं हम। रुपया पैसा, रुपये पैसे, गहने वगैरह वगैरह। सेठ साहूकार, सेठ तथा साहूकार आदि धनी लोग, कपड़ा लता वगैरह, यानी सभी को, सभी जो अर्थ है उसमें समाया हुआ है, इसीलिए उसमें हम बहुत सारा अर्थ या बहुत सारे जो शब्द है उसमें समा सकते हैं उसके अर्थ के अनुसार, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व में दोनों पदों के मध्य या वा और अथवा समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है। इस समस्त पद में साधारणतः दो परस्पर विरोधी शब्दों का योग होता है, धर्माधर्म यानी धर्म या अधर्म। वैकल्पिक यानी विकल्प, विरोध, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, पाप पुण्य, चार छः, यानी विरुद्ध शब्दों का हमें यहाँ ज़्यादातर प्रयोग दिखाई देता है। मान अपमान, जात को जात, भला बुरा। चौथा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास उस समास को कहते हैं जिसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, यानी मुख्य प्रधान नहीं होते, उसमें एक नए अर्थों का संकेत मिलता है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिनकी अर्थात विष्णु। गजानन, गज के समान मुख है जिसका अर्थात गणेश। ऐसे दोनों ही पद क्या है, अप्रधान है, मुख्य नहीं है।
बहुव्रीहि समास की कोटियाँ, उसके प्रकार हम देखते हैं। बहुव्रीहि समास की कोटियों का नामकरण भी तत्पुरुष समास की भांति किया गया है, अर्थात कारक चिन्ह के अनुसार इन्हें नाम दिया गया है। जैसे कर्म बहुव्रीहि, प्राप्त धन, प्राप्त है धन जिसको वह, ज्ञात भेद, ज्ञात है भेद जिसको वह, करण बहुव्रीहि, दत्त चित्त, दिया गया है चित्त जिसके द्वारा वह, जितेंद्रिय, जीती गई है इंद्रिय जिसके द्वारा वह, यानी दोनों पद अप्रधान है, मुख्य नहीं है। कृत कार्य, किया गया है कार्य जिसके द्वारा वह, ऐसे करण बहुव्रीहि। संप्रदान बहुव्रीहि, दत्त धन, दिया गया है चित्त जिसके द्वारा वह, दत्त धन। अपादान बहुव्रीहि में निर्मल, निर्मल है मन जिसमें वह, संबंध में दशानन, दश है आनंद यानी मुख जिसके वह अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह अर्थात शंकर। अधिकरण बहुव्रीहि में प्रफुल्ल कमल, खिले है कमल जिसमें वह, तालाब। इस तरह से हम बहुव्रीहि के कोटि यानी प्रकार को देखते हैं। बहुव्रीहि के अन्य भेद है। समानाधिकरण कण बहुव्रीहि, ऐसे समस्त पदों में एक ही विभक्ति आती है, जैसे दशानन, नीलकंठ, कृतमार्थ या सिरकटा। व्यधिकरण बहुव्रीहि में इसमें पदों में भिन्न भिन्न विभक्ति आती है, जैसे चंद्रमौली, चंद्रशेखर। तुल्य योग बहुव्रीहि में ऐसे समस्त पद का प्रथम पद स होता है, जिसका अभिप्राय साथ या सह होता है। सपरिवार, सद्वा, सफल, संदेह, सचेत, सहर्ष, सार्थक आदि। स यानी तुल्य योग, जिसमें तुलना की गई है। कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि में कर्म व्यतिहार समास ऐसे समस्त पदों में होता है जो जिस चीज से लड़ाई लड़ी जाए उसकी द्विरुक्ति से बनता है। बाताबाती, बात के प्रति बात कहकर जो लड़ाई लड़ी जाए वह लड़ाई। मुक्का मुक्की, खिंचातानी, ऐसी जो एक दूसरे से जो लड़ाई लड़ी जाए, ऐसी द्विरुक्ति वाली बातें कर्म व्यतिहार में की जाती हैं। यह आपको ज़्यादातर ज्ञान यानी आपको ज़्यादा अभ्यास के प्रति यानी जो स्पर्धा परीक्षाएं होती है उसमें ज्ञान प्राप्त होने के लिए ऐसे बाकी के समास के उदाहरण मैंने यहाँ दिए हैं। प्रादि बहुव्रीहि में प्र आदि उपसर्गों के योग से बनने वाले समास को प्रादि बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कुरु, कुत्सित है रूप वह जिसका वह, निर्दय, निकल गई है दया जिससे आदि। ऐसे ये प्रादि बहुव्रीहि में हमें देखने को मिलता है। इस तरह से बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते, मुख्य नहीं होते हैं। अगला समास है कर्मधारय, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो या पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी पहला पद विशेषण होता है और उत्तर पद दूसरा पद विशेष्य होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण होता है, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है। उपमेय और उपमान एक दूसरे के प्रति संबंध में हमें देखने को मिलता है। कर्मधारय समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके पदों में विशेष्य, विशेषण, विशेषज्ञ, विशेषण, उपमान, उपमेय का भाव में देखने को मिलता है कर्म के प्रति, यानी इसीलिए उसे दोनों पद में बहुत मुख्य स्थान दिया गया है। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो ऐसे उदाहरण महान पुरुष, पूर्व पद विशेषण है, विशेषण है महान, विशेष क्या है पुरुष, महान पुरुष, सुविचार, अच्छा है जो विचार, सुविशेषण, महावीर, महान विशेषण, और वीर क्या है विशेष्य, महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। अब पूर्व पद विशेष और उत्तर पद विशेषण ऐसे उदाहरण न्यायोचित, न्याय क्या है विशेष्य, उचित, न्याय है जो उचित, उचित क्या है विशेषण, अधपका, आधा ये विशेष है जो पका, पका है विशेषण है। इस तरह से पहले पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य और पूर्व पद यानी पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण ऐसे उदाहरण हमें कर्मधारय समास में देखने को मिलते हैं।
विद्यार्थी मित्रों, जिसकी तुलना किसी अन्य से की जाती है उसे उपमेय, और जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमान। यानी जिसकी तुलना अन्य दूसरे से की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है, और जिससे की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। उपमेय उपमान का संबंध हुआ ऐसे उदाहरण जैसे चरण कमल, चरण रूपी कमल। चरण ये उपमेय है और कमल क्या है, उपमान। हम इस तरह से उपमेय और उपमान, श्री रूपी रत्न, श्री है उपमेय और रत्न है उपमान। नयन बा, नयन है उपमेय, बाने उपमान है। पहला पद उपमान हुआ ऐसे उदाहरण राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। पहला पद क्या है, उपमान है। कनकाभ, कनक के समान आभा। पाषाण हृदय, पाषाण के समान है जो हृदय, पाषाण है पत्थर। कर कमल, कमल के समान कर, कर है हाथ। पहला पद क्या है, उपमान है। द्विगु समास, जहाँ समस्त पद का पहला शब्द संख्यावाचक अथवा परिणामवाचक विशेषण होता है वहाँ द्विगु समास होता है। द्विगु समास कर्मधारय समास का एक भेद है। इस समास में पहला पद संख्याबोधक होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है। संख्यावाची शब्द समुदाय समाहार के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसमें ज़्यादातर हमें संख्यावाचक ही दिखाई देते हैं द्विगु समास में। जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। त्रिकाल, तीनों कालों का समूह। नवग्रह, नवग्रहों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। इस तरह से द्विगु समास में हमें ज़्यादातर संख्या का बोध दिखाई देता है। विद्यार्थी मित्रों, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर किया जाता है, हमें छोटा सा ध्यान में रखना है। कर्मधारय समास उसे कहते हैं जिसमें विशेषण और विशेष्य होता है। बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। वस्तुतः एक ही पद कर्मधारय भी हो सकता है और बहुव्रीहि भी। पद में समास का निर्धारण उसके विग्रह की प्रक्रिया पर आधारित है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर का विग्रह होता है पीत, पीला, वो अंबर वस्त्र जिसका। और यदि हम पीला कपड़ा ही आशय लेते हैं तो विशेषण विशेष्य का भाव होने के कारण कर्मधारय समास होगा। परंतु यदि पीताम्बर का अर्थ पीला कपड़ा और उसको धारण करने वाला श्री कृष्ण हो जाता है तो इस स्थिति में अन्य पद प्रधान हो जाने के कारण बहुव्रीहि समास हो सकता है। यानी अन्य पद प्रधान होने के कारण इसे बहुव्रीहि समास भी कहा जा सकता है। लेकिन दोनों पद अगर प्रधान है तो कर्मधारय समास है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।